दीपावली के मौके पर दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में बदल चुकी है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार इलाके की है, जिसकी गिनती दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में होती है। लेकिन दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन भी महसूस की जा रही है। आलम यह है कि इस पार्क में जहां सुबह के वक्त लोगों की भीड़ रहती थी, वहीं आज सुबह इक्का दुक्का लोग ही पार्क में नजर आए। आनंद विहार, लक्ष्मी नगर सहित कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। शहर की हवा में PM 2.5 की मात्रा बढ़ गई है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पॉल्यूशन कुछ ज्यादा, आंखों में मिर्ची सी लग रही है और कुछ सांस लेने में खराब लग रहा है। थोड़ा सा आंखों में जलन है, ज्यादा कम है, ज्यादा है पहले से। पोल्यूशन तो बढ़ना ही, पटाखे की वजह से बढ़ा है पोल्यूशन तो। अब सुबह कुछ अलग महसूस हुआ जब सुबह आए हम? हाँ, थोड़ा जलन हो रही है आंखों, जलन महसूस हो रही है। ज्यादा लग रहा है। हाँ जी, पटाखे थोड़े कम ही चलाने चाहिए। मतलब जो कल चले गए वो ठीक है, लेकिन अब आगे नहीं चलाने चाहिए, थोड़े बहुत ही चलाने चाहिए। और दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, तो वहीं यमुना और मैली हो गई है। आज सुबह भी दिल्ली में यमुना में झाग देखने को मिला। मैली यमुना की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि ये पानी नहीं बल्कि जहर बन चुका है। इसमें डुबकी लगाना खतरे से खाली नहीं। लोग अब छठ की तैयारियां कर रहे हैं। छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग यमुना में अर्घ देने आएंगे। ऐसे में दिल्ली में यमुना नदी में जहरीले झाग की परत छठ पूजा के दौरान लोगों की सेहत पर संकट का कारण बन सकती है। नदी में अमोनिया और फॉस्फेट का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे सांस और त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। सरकार का कहना है कि वे नदी की सफाई के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है और जल्द ही कोई बड़ा स्वास्थ्य संकट आ सकता है। उधर यमुना की हालत को देखकर आम लोगों में काफी गुस्सा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर साल दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। प्रदूषण की कीमत दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को चुकानी पड़ती है। देश की राजधानी का ये हाल है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जहरीला झाग नदी में तैरता दिखाई दे रहा है। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की है, जो ये बताने के लिए काफी है कि यमुना का क्या हाल है। छठ पूजा को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से कोशिश की जा रही है कि झाग को कम किया जाए। इसके लिए बोर्ड से केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। झाग हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि जहां बड़े स्तर पर कोशिश की जरूरत है, वहां इस तरह बोर्ड से प्रदूषण कम करने की कोशिश हो रही है। केमिकल डिफॉर्मर जो है, ये डिफॉर्मर है, इसको यूज किया जा रहा है और बोट से हटाया जा रहा है, पर इससे नदी साफ नहीं होगी, इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। ये केवल एक बैंडेड लगाना है जब आपको सर्जरी की आवश्यकता है, बैंडेड लगाया जा रहा है। और ये इस प्रकार से चीज़ों को सरफेस पे केवल कॉस्मेटिकली ठीक करने की कोशिश तो है, पर क्या पानी साफ होगा? छठ पूजा होने वाली है, 6,500-7 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना की सफाई में, पर उसका अंजाम क्या है ये देखिए। और वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बात की है। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद दिल्ली का प्रदूषण अनुमान से कम रहा है इस बार। देखिए आप। गोपाल जी, 370 टीम, आपने चिट्ठियां भी लिखी, केंद्र को लिखी, LG को लिखी, और खुद दिवाली पे जब लोग दिवाली मना रहे थे, आप वीडियो जारी कर लोगों से कह रहे थे भाई पटाखे मत जलाओ, दिए जला लो, लेकिन लोगों पे असर दिखा नहीं उसका। दिखा उसका असर दिखा तभी 4 दिन पहले दिल्ली का AQI, दिवाली से 4 दिन पहले दिल्ली का AQI 350 के पार चला गया था। आज केवल 360 है। हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर 4 दिन पहले AQI 350 है तो दिवाली के अगले दिन AQI 400 पार जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों के सहयोग का परिणाम है कि पटाखे लोगों ने कम जलाए और उसकी वजह से आज दिल्ली के अगले दिन AQI जो है उसमें मामूली बढ़ोतरी दिखी जा रही है। गंभीर श्रेणी में जाने से AQI को दिल्ली के लोगों ने नियंत्रित किया है। मैं तो उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं।
वहीं दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी प्रदूषण का असर देखा जा रहा है। कैसे आज सुबह लोगों ने इंडिया गेट इलाके में मॉर्निंग वॉक से दूरी बना ली, देखिए रिपोर्ट। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद दिवाली की रात देर रात तक लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और इस वजह से पूरे दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो एयर क्वालिटी है वो बेहद खराब हो गई है। दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में PM 2.5 का जो पॉल्यूशन लेवल था वो 900 को क्रॉस कर गया था। RK पुरम, जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में सुबह की अगर हम बात करें तो आनंद विहार में 400 से ज्यादा, यानी जो एयर क्वालिटी है बेहद खराब है। कई इलाकों में 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी बनी हुई है। नजफगढ़, द्वारका, कई इलाकों में 400 से ज्यादा, यानी हालात बेहद खराब हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से पहले ही अगर हम देखें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी पहले से ही बेहद खराब थी, लेकिन दिवाली के बाद एयर क्वालिटी और ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में जिनको सांस से संबंधित बीमारी है उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पे अगर आप देखें तो कर्तव्य पथ पे बहुत सारे मॉर्निंग वॉकर्स दिख जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से कम मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ दिख रहे हैं। यूपी उपचुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यूपी में उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों को समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है। पोस्टरों को समाजवादी पार्टी के एक नेता ने लगवाया है। समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लिखा गया है, यानी ये नारा बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले स्लोगन के जवाब में लिखा गया है। दरअसल पोस्टर वॉर की शुरुआत मुंबई और आगरा में बीजेपी के पोस्टरों से हुई थी। सबसे पहले सीएम योगी की तस्वीर के साथ मुंबई और आगरा में पोस्टर लगाए गए थे कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टरों और नारों से जवाब दिया है। लखनऊ में पहले पोस्टर लगा कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे, और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी का एक और पोस्टर लगा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दरअसल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे को बीजेपी की चुनावी रैलियों में जोर शोर से उठाया गया था। तो कल पीएम मोदी ने भी एक है तो सेफ है का सियासी संदेश दिया था। इधर पोस्टर वॉर के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नए नारे पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कल कहा था कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे। जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है, और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने नामांकन में दाखिल हलफनामे के आधार पर कहा है कि हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। इस मामले में ईसी में भी शिकायत की गई। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की उम्र पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ाने के मुद्दे पर सवाल उठाया और चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। तो ये दुनिया की स्पीड तो वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री 1 वर्ष में लगता है 1.25 वर्ष बढ़ जाते हैं, तो ये 7 वर्ष कैसे बढ़ गए इनकी उम्र। सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति तो यही है कि 5 वर्षों में आपकी उम्र 7 वर्ष बढ़ गई। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है।
बीजेपी हारे हुए हताश लोगों की तरह यही सब एजेंडा लेके चल रही है। दुर्भाग्य है कि 18 बरस राज करने के बाद भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी अपना बयान दे रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे वहीं चलते हैं। The BJP would like to very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहाँ से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका और हरियाणा के लोग समझ गए। और जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे और भी समझ गए। तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ ये। जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस की कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। मित्रों, ये मुझे पहली बात कहनी थी। हाँ, इसी में एक और पार्टी है, उनके एक और नेता हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अभी यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं। वो उनको भी समझना चाहिए, देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो खड़गे की तरफ से बयान दिया गया था कर्नाटक में, जो वादे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद जो वहां पर स्थिति और महाराष्ट्र को लेकर भी जो संदर्भ में बयान दिया गया था, इसके आधार पर बीजेपी की तरफ से ये जो बयान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सामने आ रहा था। इन सब के बीच आगे बढ़ते वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी घमासान बहुत तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर जवाब दिया। आप देखिए पूरी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल असंभव है। कई राज्यों में कई समस्याएं हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। But it is impossible. It is impossible. One nation, one election, impossible. Because several states, several problems. And regional parties are there. इससे पहले पीएम मोदी ने कल गुजरात के केवड़िया से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान दिया था। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा।
और महाराष्ट्र चुनाव में डीजीपी रश्मि शुक्ला पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि डीजीपी पर बेहद गंभीर आरोप है, उन्हें हटाए बिना निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। इन आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया है। हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए। तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। ऐसे कैसा हो सकता? लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है और उसके सूत्रधार रश्मि शुक्ला जी हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका जिसको हम कहते हैं, उसी तरीके से आज संजय राजाराम राउत ने महाराष्ट्र के डीजी रश्मि शुक्ला जी के ऊपर आलोचना की, टीका की। इन महाविकास आघाड़ी वालों की तो रात की नींद उड़ चुकी है रश्मि शुक्ला जी की वजह से। अगर कुछ कर नहीं तो डर किस बात का? और मोदी सरकार की विदेश नीति की कामयाबी दुनिया में भारत की बढ़ती हैसियत के तौर पर तो सामने आई ही है। इसका एक और प्रमाण है भारत से चोरी की गई कलाकृतियों का विदेशों से वापस भारत आना। देखिए रिपोर्ट। भारत के ऐतिहासिक कलाकृतियों को तस्करी या चोरी कर विदेशों में पहुंचाया जाता रहा है, जो देश की सांस्कृतिक धरोहरों के लिए बड़ी क्षति रही। पीएम मोदी हाल ही में जब अमेरिका यात्रा पर गए थे तो बाइडेन सरकार ने 248 कलाकृतियां वापस कर दी। इससे पहले अमेरिका से 2016 में पीएम की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 कलाकृतियां, सितंबर 2021 में 157 कलाकृतियां, जबकि 2024 में 248 कलाकृतियां अमेरिका से वापस भारत लाई गई। अक्टूबर 2021 में 12वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति वापस लाना भी बड़ी उपलब्धि रही। भारत लगातार विदेशी धरती से अपनी सांस्कृतिक धरोहर वापस पाने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कर रहा है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और अन्य यूरोपीय देशों से करीब 700 चुराई गई कलाकृतियां वापस लाने की प्रक्रिया में है। पिछले 20 साल में 358 कलाकृतियां भारत वापस लाई गई, जिनमें से 345 मोदी सरकार के दौरान की है। कोहिनूर हीरा, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति जैसी भारत की अमूल्य धरोहर अभी विदेशों में है, जिन्हें लूट कर ले जाया गया था। मोदी सरकार की कोशिश ऐसी भी धरोहरों को वापस लाने की है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद रही। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की तस्वीर, जहां पर अक्सर अरविंद केजरीवाल जाते रहे हैं और जब वो इससे पहले जेल से जमानत पर भी आए थे चुनाव के दौरान पर, लोकसभा इलेक्शंस के दौरान पर, तब भी वो गए थे, यहाँ पर दर्शन और पूजन किया था। और अभी ये तस्वीर आपके सामने, साथ में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि किनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के बयान पर विवाद मचा है। मुंबा देवी सीट कैंडिडेट शाइना एनसी पर बयान दिया है। इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, अरविंद सावंत ने कहा है। इंपोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। अरविंद सावंत को शाइना एनसी का जवाब सामने आया है। गलत बयान देने वाले को जनता बेहाल करेगी। पेशेवर महिला के लिए गलत बयान दिया गया है, जनता अरविंद सावंत को सबक सिखाएगी, ये शाइना की तरफ से कहा गया। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से, क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। मैम आप कुछ एक्शन लेंगे? एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी, क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए, और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। और देखिए राजीव सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राजीव, देखिए मुंबा देवी जो सीट है वहां से उम्मीदवार हैं शाइना एनसी, और उनको लेकर ये जो पूरा बयान दिया गया अरविंद सावंत की तरफ से, कितना विवाद अब इस बयान के बाद देख पा रहे हैं आप?
देखिए, स्थानीय मीडिया से बात करते हुए एक इम्पोर्टेड माल शब्द का प्रयोग किया था अरविंद सावंत ने, और इसके बाद शायना एनसी तक जब बात पहुंची तो शायना एनसी ने सबसे पहले ट्वीट किया कि वो महिला है, मां नहीं है, और उसके बाद में उनका बयान सामने आया कि जिस तरह से महिला का अपमान किया गया है लोकल पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि महिला का सम्मान किया जाना चाहिए। और शायना एनसी ने साफ शब्दों में कहा कि पूरे मामले में वो चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगी और पुलिस में भी शिकायत करेंगी। हालांकि शिकायत कब दर्ज कराएंगी ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस बयान पर आपत्ति जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ आज संजय राउत से भी जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो संजय राउत ने इस सवाल को सुनकर अनसुना कर दिया और इस पर टिप्पणी करने से बचते रहे। वहीं अरविंद सावंत विवादों में घिरने के बाद अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनके जो नजदीकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने शायना एनसी के लिए स्पेसिफिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ कहा था कि बाहरी उम्मीदवार के तौर पर किस तरह से उनको लाया गया, क्योंकि गिरगांव में जिस इलाके में मोहम्मद एबी से वो चुनाव लड़ रही है वो वहां रहती नहीं है, वहां की लोकल कह सकते हैं कि नेता नहीं है, बल्कि दूसरे इलाके में रहती है, मलबार हिल में, इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंट मॉल शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा राजीव, एक बात बताइए कि अभी हम शायना एनसी को सुन भी रहे थे और जो आपत्तिजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया अरविंद सावंत की तरफ से, इसको उनकी तरफ से बताया गया कि ये बहुत ही गलत भाषा है जिसका इस्तेमाल किया गया और इस पर उन्हें आपत्ति है। क्या इस पूरे मामले पर ये जो सियासी बयानबाजी से आगे जाकर भी कोई कदम, कोई कार्रवाई, क्या ऐसा मन है शायना एनसी का, कुछ उठाया जा सकता है? देखिए, शायना एनसी ने थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अभद्र टिप्पणी है, सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति में शब्दों की एक सीमा होती है, उसका पालन किया जाना चाहिए और चुनावी राजनीति के लिए, चुनावी फायदे के लिए इस तरह के बयान बिल्कुल गलत है। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर पुलिस थाने में कंप्लेन करने की बात कही, साथ साथ में चुनाव आयोग में भी शिकायत करने की मांग की है, शिकायत करने की बात कही है। अब दरअसल शायना एनसी ये चाहती है कि अरविंद सावंत पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाया जाए, क्योंकि अरविंद सावंत जो है मुंबई देवी सीट पर कांग्रेस के नेता उम्मीदवार जो हैं अमीन पटेल, उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बात कही थी। ठीक है, यानी राजीव, पुलिस के साथ साथ चुनाव आयोग में भी शिकायत की जो बात है वो शायना एनसी करती हुई नजर आ रही। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। तस्वीरें केदारनाथ धाम की है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे भक्तिभाव से केदारनाथ के दर्शन किए। दरअसल दीपावली और कपाट बंद होने के मौके पर केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है। पूरे मंदिर पर फूलों की मालाएं लगाई गई हैं। दीपावली पर केदारनाथ की सजावट बेहद ही दिव्य, भव्य और मनमोहक तरीके से की गई। केदारनाथ में दीपावली आज मनाई जा रही है। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। कल यहां पर श्री भंकुट भैरवनाथ जी के कपाट को मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के बीच बंद कर दिया गया। अब पूरी सर्दी तक भक्त इनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। हर साल सर्दियों के शुरू होने से पहले ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर देखें तो पिछले साल की तुलना में इस साल यहां पर आने वाले भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा गया। इस साल भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई बार यात्राओं को रोक कर उन्हें दर्शन के लिए भेजा गया, ताकि मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के मल्लेनाहल्ली में देवी रम्मा पहाड़ी मंदिर में उत्सव के दौरान कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। भारी भीड़ के चलते कई श्रद्धालु पहाड़ियों पर फिसल गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देवी रम्मा पहाड़ी मंदिर एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर बना है। यहां पहुंचने के लिए काफी संकरी सड़कें हैं, जिस पर काफी संभल कर चलना होता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तादाद में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इसकी वजह से देवी रम्मा पहाड़ी मंदिर में हादसा हो गया। मंदिर में गुरुवार की शाम को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई और इसके चलते कई श्रद्धालु फिसलकर पहाड़ियों पर गिर गए। इसमें कई श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इस हादसे का कारण पिछले 2 दिनों से इलाके में हुई बारिश को बताया जा रहा है। कर्नाटक के चिकमंगलूर शहर के पास चंद्रद्रोण पर्वत श्रृंखला में स्थित यह देवी रम्मा मंदिर है।
मंदिर 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ये मंदिर सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन भक्तों के लिए खुलता है। इस दौरान यहाँ पर मेला भी लगता है। भक्तों के लिए ये बहुत ही पवित्र और आस्था का केंद्र है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपावली के मौके पर ग्रेटर नोएडा के कई सोसाइटी में लोगों की लापरवाही सामने आई। आतिशबाजी की वजह से कई हाई राइज इमारतों में आग लगने की घटना सामने आई है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज 1 सोसाइटी की है। देखिए कैसे इस हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से 3 फ्लैट जल गई। घर में रखा सारा सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी के डी टावर में 11वें फ्लोर पर आग लग गई। यहाँ भी फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही महागुन माईवुड सोसाइटी के एक टावर में 23वें फ्लोर पर आग लग गई। सोसाइटी के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग फैलती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि इन हाई राइज बिल्डिंग वाले सोसाइटी में आतिशबाजी करने पर रोक लगनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में ऐसा नियम भी है, लेकिन कई सोसाइटी में जमकर आतिशबाजी होती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और दीपावली की रात गाजियाबाद में कई इलाकों में आग लगने से हड़कंप मच गया। तो गाजियाबाद की तुराब नगर मार्केट में भी एक शोरूम जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीपावली पर यह बिल्डिंग सजी है, तिरंगा रोशनी में नहा रहा है और बीच में देखिए इस मंजिल पर आग भड़की है। बताया जाता है कि आग तुराब नगर मार्केट की है, जहां एक बिल्डिंग में आग भड़की। जानकारी के मुताबिक आग एक कपड़े के शोरूम में लगी। कपड़े होने की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जाता है कि आग में 2 मंजिला कपड़े का ये शोरूम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। हालांकि लोगों का कहना है कि आतिशबाजी के दौरान एक रॉकेट शोरूम की दूसरी मंजिल पर शोरूम में आग घुसा। रॉकेट से लगी आग इतनी तेजी से फैली कि तुरंत शोरूम की पहली मंजिल तक आग पहुंची और देखते ही देखते पूरे शोरूम में फैल गई। नुकसान कम हो सकता था। बताया जाता है कि बाजार की गलियां काफी सकरी थी, जिसके कारण फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि फायर टेंडर ने पास के ही एक बिल्डिंग के हॉस पाइप के जरिए आग पर काबू पाया। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर राष्ट्रद्रोह के आरोपों का विरोध किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर हिंदुओं के अधिकारों की आवाज उठाई है। आप देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रद्रोह के आरोपों का विरोध, बैनर हाथ में लेकर सरकार से इंसाफ की गुहार। तस्वीरें बांग्लादेश के चिटगांव की है। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने चिटगांव में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। चिटगांव में हिंदू समाज के हजारों प्रदर्शनकारियों ने मिलकर राष्ट्रद्रोह के आरोपों का विरोध किया। दरअसल इस्कॉन मंदिर के सचिव चिन्मय दास समेत 19 हिंदू संगठनों के लोगों पर लगे आरोपों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इन आरोपों को राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में ये मामला धार्मिक और सामाजिक तनाव का कारण बन गया है। चिटगांव जिले में बुधवार को इस्कॉन ग्रुप के प्रमुख शहरों में से एक चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। चिन्मय दास ब्रह्मचारी समेत 19 अन्य संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी देशद्रोह के केस दर्ज हुए हैं। चिन्मय दास ब्रह्मचारी पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चिटगांव में हुई एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया था। वहीं इस मामले पर चिन्मय दास ने सफाई देते हुए कहा कि चांद तारे वाले झंडे पर भगवा पताका फहराई गई थी, न कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हिंदुओं की रक्षा करेंगे। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाई है। उन्होंने दीपावली के मौके पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता के हालात हैं। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप ने हिंदू कार्ड खेलते हुए पहली बार बांग्लादेश हिंसा पर बात की। उन्होंने हिंदुओं पर हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, हिंदुओं के साथ लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप के मुताबिक उनके राष्ट्रपति रहते ऐसा कभी नहीं हुआ।